नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते में ये तीसरा मौका है जब मैं राहुल गांधी पर वीडियो बना रहा हूं। दरअसल राहुल गांधी एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो हेडलाइन डिज़र्व करते हैं। उन बयानों पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बयान दरअसल न केवल उनकी मानसिक स्थिति को रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि उनकी पार्टी की रणनीति को भी जाहिर करते हैं और मौजूदा राजनीति जिस दिशा में जा रही है, मौजूदा राजनीति के जो अच्छे बुरे रंग हैं वो भी उसमें नज़र आ रहे हैं। तो आपको बेशक कुछ लोगों को ये खटक सकता है कि राहुल राहुल क्यों हो रहा है, लेकिन हम पत्रकारों की मजबूरी होती है, कभी हमें मोदी मोदी करना पड़ता है, कभी राहुल राहुल करना पड़ता है। तो ये मौका राहुल गांधी का है। पहले उन्होंने लोकसभा में डिबेट के दौरान इतनी ज़बरदस्त तकरीर की जिसकी वजह से ये ज़रूरी हो गया कि उन पर बात की जाए। फिर अगले दिन उन्होंने एक विवादास्पद बयान दे दिया जिसकी वजह से ट्रंप से रिलेटेड था कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर गई है, उस पर बात करनी ज़रूरी हो गई। या इलेक्शन कमीशन को लेकर, उसकी धांधली को लेकर उन्होंने जो बहुत तीखे तेवर दिखाए, उन पर बातचीत करना ज़रूरी हो गया। और अब उन्होंने कल एक और बहुत ही एक ऐसी स्पीच दी है जिसमें कई ऐसे अंश हैं जिन पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आज मैं फिर हाजिर हूँ राहुल गांधी पर चर्चा करने को लेकर। हालांकि जो हेडलाइन बन रही है गोदी मीडिया में और जगह जगह, वो अरुण जेटली के संबंध में दिए गए उनके बयान को लेकर बन रही है, जिसमें उन्होंने कहा कि अरुण जेटली उस समय मेरे घर आकर उन्होंने मुझे धमकाया, कृषि कानूनों को लेकर जो मैं विरोध कर रहा था उसके बारे में, और उससे एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। बीजेपी आईटी सेल, राहुल के जो विरोधी हैं वो उन पर टूट पड़े और तमाम तरह की एक दिवंगत व्यक्ति के बारे में उन्होंने ये टिप्पणी क्यों की, धमकाने की बात क्यों की, वगैरह वगैरह। कुछ तथ्यों की भी बात उभर कर सामने आई और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर आरएसएस के वरिष्ठ नेता बीएल संतोष तक उसमें कूद पड़े। तो ये विवाद महत्वपूर्ण विवाद है, इस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन ये कुछ बातें जो दूसरे बयानों से निकल कर आ रही हैं, पहले उस पर चर्चा कर ली जाए। एक तो उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के बारे में बात को अपनी दोहराया है, लेकिन इस बार उसमें कुछ और ऐड किया है। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं कि वो एटम बम की तरफ हटेंगे और इलेक्शन कमीशन उसमें गायब हो जाएगा, और जो प्रमाण है उनके पास बहुत ही पुख्ता प्रमाण है। और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के उन अधिकारियों को धमकाया भी था, चेतावनी भी दी थी कि अगर वो गड़बड़ियां करते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये तो उनका 2 दिन पुराना स्टेटमेंट है। कल फिर कांग्रेस पार्टी की लीगल सेल्स से जुड़े लोगों की एक बड़ी गैदरिंग हुई विज्ञान भवन में दिल्ली में, और उन्होंने लंबी तकरीर की जिसमें कई बड़ी बातें की। उसमें से सबसे प्रमुख बात मेरी नज़र में तो ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर एनडीए या बीजेपी 15 सीटें भी नीचे रह जाती तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते, उनकी सरकार नहीं बनती। और उनका आगे ये कहना था कि हमारा ये अनुमान है कि 70 से लेकर 80 या 90 सीटों पर धांधली हुई जिसकी वजह से ये सरकार बनी है, और उस धांधली के उनके पास पुख्ता प्रमाण हैं और वो आने वाले दिनों में उन प्रमाणों को सार्वजनिक भी करेंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा बयान है। राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी इस पे मनस्सर करती है, राहुल गांधी की भावी राजनीति इस पर मनस्सर करती है, इस देश की राजनीति मनस्सर करती है, निर्भर करती है उस पर। क्योंकि अगर ये वो साबित कर दें तो आप समझ लीजिए कि इलेक्शन कमीशन का जो बचा खुचा उस पर विश्वास है लोगों का, वो भी ढह जाएगा और समझ में आ जाएगा कि ये
तथाकथित संवैधानिक संस्था जिसको मोदी सरकार ने किस निचले दर्जे तक पहुंचा दिया है। हालांकि बिहार में जो SIR हो रहा है वो भी इसी तरफ इशारा करता है कि इलेक्शन कमीशन मोदी सरकार का एक टूल पर है। बहरहाल उन्होंने ये जो कहा ये इसके बड़े मायने हैं। अगर ये साबित कर सकें तो इसका मतलब हुआ कि मोदी सरकार अवैध थी। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि गुजरात सरकार जितनी भी बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी ने हासिल की है, उनका कहना था कि उनमें सब में स्वीपिंग विक्ट्री जो है वो संदेहास्पद है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, इन तमाम राज्यों में जिस तरह की विक्ट्री विन हासिल की बीजेपी ने वो संदिग्ध है। और उनको शक गुजरात से ही हो गया था, मध्य प्रदेश पर शक बढ़ा और हरियाणा और महाराष्ट्र में उनका शक पुख्ता हो गया। ख़ास तौर से महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए और जिस तरह के उन्होंने जो स्टडी की, इलेक्टोरल रोल्स में जो खेल किया गया, करीब 57 लाख लोगों के नाम जोड़े और घटाए गए, उनसे जो फ़र्क पड़ा उसको लेकर वो उनका शक जो है यकीन में बदला। और अब कर्नाटक में उन्होंने ख़ास तौर पर बेंगलुरु की एक कॉन्स्टिट्यूंसी के ऐसे आंकड़े हासिल कर लिए हैं जो साबित करते हैं कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी ने वहाँ जीत हासिल की थी। और इस तरह से एक पैटर्न पूरे महाराष्ट्र का, कर्नाटक में और दूसरे राज्यों में भी उनके हिसाब से दिख रहा है। ये तो उन्होंने ये बातें कहीं। फिर जो एक और महत्वपूर्ण बात ये कही उन्होंने, जब वहाँ के लोगों ने नारा लगाना शुरू किया देश का नेता राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, तो उन्होंने उनको वहीं रोका और कहा कि मैं राजा नहीं हूँ और राजा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं राजा के कंसेप्ट के ही खिलाफ हूँ। अब ये एक बड़ी बात है मौजूदा राजनीति के संदर्भ में, क्योंकि सत्तारूढ़ दल, प्रधानमंत्री पूरे देश को एक राजशाही में तब्दील करते हुए दिख रहे हैं। सामंती मूल्यों की वापसी हो रही है। प्रधानमंत्री खुद एक राजा की तरह बिहेव कर रहे हैं, सेंगोल की स्थापना कर रहे हैं, और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनकी पार्टी या संघ परिवार देश को प्राचीन भारत में ले जाने की कोशिश कर रही है। वो प्राचीन भारत जो एक तरह वो सामंती था, सामंती मूल्यों वाला था, सामंती व्यवस्था वाला था, और जिसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपर कास्ट का साम्राज्य था, वो मनुवादी व्यवस्था थी और वर्ण आश्रम को उसमें बहुत प्रतिष्ठा मिली हुई थी, जो कि लोकतांत्रिक समाज की दुश्मन है। उसे ध्वस्त होने किए बिना कोई लोकतांत्रिक समाज बन नहीं सकता है। तो राजा नहीं हूँ ये बात कह के उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। हालांकि वो खुद अब जिस घराने से आ रहे हैं वो एक राजघराने टाइप का हो गया है, लेकिन उससे वो अगर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इस सोच को बदलना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। जनता को भी वो सोचने के लिए विवश कर रहे हैं कि वो भी राजा न ढूंढें अपने नेताओं में, क्योंकि राजा होगा तो वो प्रजा बनेंगे। राजा राज करेगा प्रजा पर ध्यान नहीं देगा, उसका शोषण करेगा, उसका दमन करेगा, अपनी जो राज व्यवस्था है उसको मजबूत रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, आगे बढ़ाते रहने के लिए। तो ये एक पूरा दर्शन उन्होंने इस छोटे से घटनाक्रम से दिया और वो बहुत मार्के का है, कम से कम मेरी नज़र में। एक तीसरी बात और उन्होंने की कि उन्होंने अपनी बहन का जिक्र करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल तुम आग से खेल रहे हो। तो राहुल ने उनको जवाब दिया कि हाँ, मैं आग से खेल रहा हूँ, आग से खेलता रहूँगा, क्योंकि अंततः तो सबको अग्नि में ही मिल जाना है। अब ये एक बड़े दर्शन की बात है कि एक आदमी ये जानता है कि अंत तो कहाँ होना है, इसलिए आग से क्यों डरना। और उसे इस बात का भी एहसास है कि जिस शासन को, जिस निज़ाम को वो चुनौती दे रहा है वो आग से खेलने से कम नहीं है, क्योंकि वो निज़ाम बर्दाश्त नहीं करेगा ऐसे लोगों को जो उसको चुनौती दे। आप देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी पिछले 10, 12, 15 सालों से किस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। पप्पू से लेकर युवराज, शहजादे तक जाने कितने नामों से उनको पुकारा गया ताकि उनकी छवि ध्वस्त हो।
उनको बदनाम किया जा सके, उनको किसी एक धर्म से जोड़ा जा सके, विदेश से जोड़ा जा सके, राजघराने से, राजवंश से जोड़ा जा सके, उनकी छवि उस तरह की निर्मित करने की कोशिश की गई। हालांकि दूसरी तरफ जो इस तरह की छवि निर्मित करना चाहते थे वो भी इन विडंबनाओं की गिरफ्त में थे, वो खुद उसी चीज़ को फॉलो कर रहे थे। तो ये 2-3 चीज़ें थीं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी था। अब वापस लौटते हैं अरुण जेटली पर। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली ने, जब मैं किसानों के लिए संघर्ष कर रहा था तो अरुण जेटली आए थे मेरे पास और कहा था कि अगर आप विरोध करोगे तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक तरह से उनको धमकाया गया था। एग्जैक्ट उनके जो वर्ड थे वो थे, मुझे याद है, जब मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था, अरुण जेटली जी को मुझे धमकाने के लिए भेजा गया था। उन्होंने मुझसे कहा अगर आप सरकार का विरोध करते रहे और कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने उनसे कहा कि आपको नहीं पता कि आप किससे बात कर रहे हैं। राहुल ने उनसे कहा कि कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं और वे कभी नहीं झुकेंगे। तो ये एक तरह का रिविलेशन था कि राहुल गांधी को कब से धमकाने की कोशिश की जा रही थी। अरुण जेटली तक उसमें शामिल थे और अरुण जेटली को धमकाने के लिए भेजा गया था। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद उनको भेजा होगा कि इस तरह से उनको धमकाया जाए। अब जब उन्होंने ये बयान दिया तो उनके बेटे और रक्षा मंत्री सब उस पर टूट पड़े, वित्त मंत्री सब टूट पड़े सारे, और आईटी सेल तो टूट ही पड़ा फौरन पेशतर। रोहन जेटली जो कि अरुण जेटली के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मेरे दिवंगत पिता अरुण जेटली ने उन्हें कृषि कानूनों को लेकर धमकाया था। मैंने उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे पिता का निधन 24 अगस्त 2019 को हो गया था, जबकि कृषि कानून 2020 में पेश किए गए थे। तो ये उन्होंने अपने पिता की तरफ से सफाई में कहा है। निर्मला सीतारमण ने बहुत तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर गैर जिम्मेदारी का कोई चेहरा है तो वो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। सार्वजनिक जीवन में लोगों पर, यहाँ तक कि जो अब हमारे बीच नहीं है, बेबुनियाद आरोप लगाना उनका व्यक्तित्व बनता जा रहा है। दिवंगत अरुण जेटली पर उनकी टिप्पणी निंदनीय है। भारत को एक मजबूत विपक्षी दल की ज़रूरत है। एक गैर जिम्मेदार नेतृत्व उनकी पार्टी, कांग्रेस और देश को नुकसान पहुंचाता है। अब ये उनका बयान है। इसके 2 हिस्से हैं। एक तो पहली बात है, उन्होंने कहा कि दिवंगत नेता को, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। सीतारमण जी, हमने मान लिया नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी के तमाम नेता और ख़ुद प्रधानमंत्री क्या करते हैं? हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब आपकी पार्टी के नेता नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को न कोसते हों। बार बार कोसते हैं। उनका नाम लिए बिना उनका खाना हजम नहीं होता है। आप देखिए कि लोकसभा में डिबेट के दौरान 2 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री ने 14 बार नेहरू का नाम लिया और उनको कोसा, उनको भला बुरा कहा। और ये पहला मौका नहीं है, वो तो हर बार यही करते हैं। तो जब आपके प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, आपके गृह मंत्री ये कर रहे हैं, रक्षा मंत्री ये कर रहे हैं, विदेश मंत्री ये कर रहे हैं, आप खुद करती हैं और आपके पार्टी के तमाम नेता ये सब करते हैं, तब आप खामोश क्यों रहती हैं? तब दिवंगत नेता ये लोग नहीं थे क्या? तो इस तरह के बेवकूफ़ाना तर्क देने का कोई मतलब नहीं है। अगर अतीत में किसी नेता ने गलती की है, अगर बाद में वो राज खुल रहा है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। अरुण जेटली का मैं अपना निजी अनुभव शेयर कर सकता हूँ। उन दिनों में दूरदर्शन पर सुबह सवेरे प्रोग्राम की एंकरिंग करता था, और उसमें चूँकि उस समय बीजेपी का राज था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, और हर दिन एक डिबेट का एक हिस्सा उसमें होता था। और जाहिर है कि उनके मंत्रियों की, उनकी पॉलिसीज़ की, उनकी विचारधारा की ग्रिलिंग होती थी। हर दिन
उसका क्रिटिकल एनालिसिस होता था। और इससे चिढ़े हुए थे अरुण जेटली, और उन्होंने मुझे अपने दफ्तर बुलाया था और परोक्ष रूप से ये धमकी दी थी कि आपको इस तरह की डिबेट नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो ये अनुभव है। राहुल गांधी का ये अनुभव कैसे गलत होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। जो आदमी मुझ जैसे मामूली आदमी को, मामूली एंकर को इस तरह से धमकाने की कोशिश कर सकता है, वो नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष के इतने बड़े नेता को लेकर कितना नरम रहा होगा, कितना उदार रहा होगा, इसमें मुझे बेहद संदेह होता है। तो एक हिस्सा तो ये है। दूसरा इसका हिस्सा ये है कि ये जो राहुल गांधी ने कहा है, इसके बारे में कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कुछ स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने लिखा है एक्स पर, राहुल गांधी ने गलती से कृषि कानून का जिक्र किया, लेकिन सच्चाई है कि मुलाकात हुई थी और अरुण जेटली ने वही किया जो राहुल जी ने कहा, सच्चाई से न भागें। कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि जेटली की मुलाकात 2017-18 में प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण विधेयक या कृषि सुधारों को लेकर हुई थी, जिसे बाद में 2020 में कृषि कानूनों के रूप में पेश किया गया। मतलब ये कोशिश सरकार बहुत पहले से कर रही थी। और भूमि अधिग्रहण विधेयक तो हम जानते ही हैं कि बाद में किस तरह से सरकार की फजीहत हुई, उसका विरोध हुआ और राहुल गांधी ने खुलकर विरोध किया। तो संदर्भ ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी को उस समय और मिलने की तारीख और ये सब सारे ब्यौरे मौजूद हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने उनको समझाने के लहजे में धमकाया हो या धमकाने के लहजे में समझाने की कोशिश की हो। तो ये जो बीजेपी में उबाल आया है वो इसीलिए आया है कि अब किसान आंदोलन के साथ राहुल गांधी की निकटता उनको खटक रही है। इस बहाने उन्होंने अरुण जेटली पर वार कर दिया है, जो कि उस सरकार के एक महत्वपूर्ण हिस्से होते थे, और उससे पूरी सरकार और पूरी पार्टी की छवि पर असर पड़ता है। तो ये एक बात समझनी चाहिए। कांग्रेस से जुड़े सोशल मीडिया पर सक्रिय अंशुमन सेल ने भी इस पर हमला किया है। अंशुमन ने भी इस पर हमला किया है। अंशुमन ने लिखा है कि राजीव गांधी ने जो कहा है वो 100% सही है। 10 जनपद के रजिस्टर में दर्ज है कि पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली उनसे मिलने आए थे, और हाँ, उन्होंने मुलाकात कृषि कानूनों के बारे में की थी। मोदी सरकार 2017 से ही कृषि कानून लाने की कोशिश कर रही थी और वो इन पर आम सहमति बनाना चाहती थी। कानून तो 2020 में श्री जेटली के दुखद निधन के बाद पारित हुए, लेकिन असल में ये मुलाकात कृषि कानूनों को लेकर हुई थी। तो ये तमाम चीज़ें हैं और आने वाले दिनों में और स्पष्टीकरण आ जाएंगे। लेकिन ये एक तो बीजेपी का दोगलापन देखने लायक है कि वो झूठे आरोप नेहरू, इंदिरा, राजीव पर लगाते रहते, तब उन्हें शर्म नहीं आती है। अब राहुल गांधी ने उनके किसी एक नेता के बारे में, दिवंगत नेता के बारे में कह दिया है, तो वो मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए। राहुल गांधी माफ़ी मांगने वाले आदमी नहीं। इसी भाषण में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कायरों से लड़ रहा हूँ, कायरों से लड़ना चाहिए, और एक कायर विचारधारा सत्तारूढ़ है, मैं उससे लड़ रहा हूँ। राहुल, मुझे लगता है कि उस मिट्टी के नहीं बने हैं जो माफ़ी मांगेंगे, जो कायरों की तरह पीछे भाग जाएंगे। वो बीजेपी के माफ़ी वीरों में से एक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।